हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम आपको किंगडम मोनेरा पूरा कंप्लीट करा चुके। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक आपके आते हैं वो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सभी टॉपिक हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से कंप्लीट करा चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से आज आ भी रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए किंगडम मोनेरा से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आप इन एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2021 में, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपोर्टेंट है। तो आज की वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको टॉप 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आ रहे थे। 25 में यदि आप लोग 22 या 23 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप समझ लेना कि हमारा किंगडम मोनेरा जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देके आज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आज के क्वेश्चंस जो हम आपको कराएंगे यही क्वेश्चन शायद आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को भी मिले। इस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो आज की वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को शेयर न किया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। यदि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग न जाएं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आप लोग चलना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज कह रहा है कि जीवाणु जो कुछ पादपों की जड़ों के साथ संबंध बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु जो कुछ पादपों की जड़ों के साथ संबंध बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते क्या कहलाते। अब कुछ पादप कौन से होंगे, वो ऐसे कौन से पादप है जिनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो वो आपके लेंग्यूमिनेसी कुल के पादप, जितने भी लेंग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं उन सभी की जड़ों में एक आपका जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को इकट्ठा करने में सहायक है। उसे हम सहजीवी जीवाणु भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी जीवाणु भी कहते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। वो कौन सा जीवाणु है, देखते हैं ऑप्शन। एजोवेक्टर, इकोलाई, राइजोबियम और स्यूडोमोनास। तो देखो आपको इसका आंसर पता भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हम आपको कई बार सॉल्व भी करा चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइजोबियम होगा। राइजोबियम लेंग्यूमिनेसियम नाम का एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है और ये किसकी जड़ों में पाया जाता है, तो लेंग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पादप होते हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी दालें, उन सभी की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो वो आपका राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, राइजोबियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपको एग्जाम में देखने को भी मिले अगली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से किस बात से भिन्न है। आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से किस बात में भिन्न है। उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की नई बनी होती है। यहाँ पर जो नई लिखा है यहाँ पर आपका नई होगा। ठीक है, तो आप लोग नई लिख लेना यहाँ पर प्लीज। नहीं, उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। ये वे अत्यधिक विषम परिस्थिति में रह सकते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली अद्वितीय होती है जो कि शाखित लिपिड कोशिकाओं की बनी होती है। उपरोक्त सभी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से किस बात में भिन्न है। तो देखो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, हमने ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया भी है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के संबंध में। तो देखो आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोग नहीं लिख लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारी।
उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है, तो ये बात सही है, क्योंकि उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोज की बनी होती है, नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, तो ये भी बात सही है बिल्कुल। वे अत्यधिक विषम परिस्थिति में रह सकते हैं। हाँ, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो विषम परिस्थिति में रह सकते हैं, उच्च तापमान, उच्च लवणीय स्थानों पर वो पाए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। इनकी कोशिका झिल्ली अद्वितीय होती है, जो कि शाखित लिपिड शाखाओं की बनी होती है, तो ये भी बात सही है आपकी। आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है वो अद्वितीय होती है, और जो किसकी बनी होती है, लिपिड शाखाओं की बनी होती है, शाखित यानी शाखित लिपिड की शाखाओं की बनी होती है, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सभी पॉइंट आपके आर्के बैक्टीरिया से संबंधित है, जबकि बैक्टीरिया में इस प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया बैक्टीरिया से किस बात में भिन्न है, तो ये सभी बातों पर भिन्न है, डिफरेंस उसमें है। ये जो जो भी लक्षण यहाँ पर लिखे हैं वो बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है, बल्कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मवेशियों के आहार नाल में पाए जाते हैं, मवेशियों के आहार नाल में पाए जाते हैं हेलोफिलिक जीवाणु, मीथेनोजन, थर्मो एसिडोफिल्स या माइकोप्लाज्मा। यदि आपने वीडियो हमारी देखी होगी आर्की बैक्टीरिया वाली तो आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा होगा इस टाइम। मवेशियों के आहार नाल में पाए जाते हैं, तो आपको पता है मवेशियों की आहार नाल में आपके क्या पाए जाते हैं, तो वो आपका क्या पाया जाता है, मवेशियों की आहार नाल में जो पाया जाता है वो आपका मीथेनोजन जीवाणु पाया जाता है। मीथेनोजन नाम का एक जीवाणु होता है जो कहाँ पर पाया जाता है, मवेशियों की आहार नाल यानी कि उनकी आंत में पाया जाता है। गाय भैंस जो होती है उनकी रूमेन जो होती है उसी में ये जीवाणु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मीथेनोजन का काम क्या होता है, मीथेन गैस को बनाना, CH4 जो गैस होती है आपकी उस गैस का निर्माण करना, और गोबर गैस से ही तभी तो गोबर गैस में ये जीवाणु पाया जाता है गोबर में, तभी गोबर जो होता है वो गोबर गैस से यानी मीथेन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मवेशियों की आहार नाल में क्या पाया जाता है, तो मीथेनोजन नाम का जीवाणु पाया जाता है जो सेलुलोज को पचाने में भी सहायक होता है। किसे पचाने में, सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है, क्योंकि जो गाय और जो भैंस होती है वो क्या खाती है, घास खाती है, तो घास में कौन क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, और ये उनको क्या करती है, पचाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, धान के खेत में नील हरित शैवाल क्यों उगाया जाता है, धान के खेत में नील हरित शैवाल क्यों उगाया जाता है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्यों उगाया जाता है, औषधियों के उपयोग में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मछलियों के भोजन के लिए, या जल संरक्षण के लिए। तो देखो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि धान के खेत में जो नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया होता है वो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाया जाता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या उगाया जाता है, नील हरित शैवाल को उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है, बंजर भूमि को अच्छा करने में सहायक होता है, खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या आपका साइनोबैक्टीरिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आगे, अभी आपको शायद इजी क्वेश्चन लग रहे हो लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट हमारे साथ देखते रहना और पेन कॉपी लेकर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। ठीक है, क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग नहीं जाएं, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। हमने ये पीडीएफ ये 25 क्वेश्चन 26 हमने रात के 2 से 3 बजे तक आपके लिए बना पाए। मुझे कम से कम 5-6 घंटे लगे, तब हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए, उनको वो टाइप किया, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और आपके लिए ये मेहनत हम कर रहे हैं तो आप थोड़ी मेहनत करो, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए 2021 में। ठीक है, और आपको ये सिलेक्शन लेना है, अपने
दिल में ये थाम के बैठो कि हमको 2021 में सिलेक्शन लेना ही है। इतनी मेहनत करो कि 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा के उपजाऊ होने में सहायक हो सकता है? माइकोप्लाज्मा, मीथेनोजन, नो स्टॉक या ई कोलाई? तो देखो, माइकोप्लाज्मा हो नहीं सकता है, मीथेनोजन ये भी नहीं होगा, ई कोलाई कोई काम नहीं है इसका। तो बचा हुआ जो आपका है वो क्या है? नो स्टॉक। नो स्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया का एक उदाहरण भी है, साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल का एक उदाहरण है नो स्टॉक और एनावीना। नो स्टॉक और एनावीना ये इसके उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है वो भी। और ये क्या करता है? मृदा के उपजाऊ होने में सहायक होता है। किसके? मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? तो वो आपका नो स्टॉक होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सहायक हो सकता है? तो वो आपका नो स्टॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरिन पाया जाता है? किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा, डाइटम, आर्कीबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया? तो इसका आंसर देखते हैं, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिएगा, किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है? तो म्यूरिन नाम का जो पदार्थ है वो आपका साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसे हम बीजीए भी कहते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड को हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, म्यूकोपेप्टाइड को हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। तो किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरिन पाया जाता है? तो वो आपका साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम, प्रथम पहले की बात को हो रही है यहाँ पर, फर्स्ट की, ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला, प्रकाश संश्लेषी करने वाला जीव है। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सबसे पहला जीव है? हरित शैवाल है, लाल शैवाल है, कि नील हरित शैवाल है या सुनहरा शैवाल है? तो देखो, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ऑक्सीजन को उत्पन्न जिसने किया था, किस जीव ने किया था? वो आपका नील हरित शैवाल था। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करने में सहायक है और वो भी प्रथम जीव है। सबसे पहला जो जीव हमारी पृथ्वी पर जो आया था वो आपका साइनोबैक्टीरिया आया था, और ये क्या है? ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला पहला जीव माना जाता है। ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला ये पहला जीव माना जाता है, जिसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये CO2 को O2 में चेंज करता है, CO2 को O2 में चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रथम पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव है? तो वो आपका क्या है? नील हरित शैवाल होता है। ये सबसे पहला जीव है जो ऑक्सीजन को उत्पन्न करने में सहायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। टिकोइक अम्ल पाया जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। टिकोइक अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो देखो, टिकोइक अम्ल जो पाया जाता है वो आपका ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम निगेटिव जीवाणु या माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया? तो आप लोग याद रखें अच्छी तरीके से, जो टिकोइक अम्ल होता है एक प्रकार का एसिड होता है, वो आपका ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जीवाणु जो होते हैं वो उनको दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम निगेटिव जीवाणु। कैसे उनको पहचाना जाता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव है? तो ये क्वेश्चन हमने शायद जीवाणु की वीडियो में नहीं आपको कराया है। हम अगली जो वीडियो सुबह के नाश्ते के रूप में लेकर आते हैं उस वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन करा देंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है या ग्राम निगेटिव जीवाणु है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। ओके, यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है? टिकोइक अम्ल पाया जाता है। तो टिकोइक अम्ल जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक जीव है। साइनोबैक्टीरिया जो आपका है वो कैसा जीव है?
मोनेरा या प्रोकैरियोटिक जीव है, ऑक्सीजेनिक है, प्रकाश संश्लेषी जीव है, या ग्राम निगेटिव जीव है, ऑल। तो देखो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया जो जीव है वो कैसा जीव है। तो सबसे पहली बात है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रकार का आपका प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें जो कोशिका इसकी है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। और साथ ही साथ जब ये प्रोकैरियोटिक है तो ये जगत मोनेरा का सदस्य भी है। जगत मोनेरा का सदस्य है तो इसकी जो कोशिका होगी वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक होगी। तो ये दोनों है, जगत मोनेरा में आता है, किंगडम मोनेरा का सदस्य है, और इसकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। प्रकाश संश्लेषी जीव है, ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु से माना जाता है, ये प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लेता है। दूसरी बात, ग्राम निगेटिव जीव है, तो ये भी बात सही है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ग्राम निगेटिव जीव है। कैसा जीव है, ग्राम निगेटिव जीव है आपका, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइनोबैक्टीरिया जो जीव है वो किस प्रकार का है, तो मोनेरा या प्रोकैरियोटिक जीव है, ऑक्सीजेनिक जीव है, प्रकाश संश्लेषी भी है, और ग्राम निगेटिव जीव भी है ये। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये चारों पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन जीव टॉक्सिन स्रावित करता है जो मच्छरों के लार्वा को पानी में वृद्धि नहीं करने देती है। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा। कौन जीव टॉक्सिन स्रावित करता है जो मच्छरों के लार्वा को पानी में वृद्धि नहीं करने देती है। तो देखो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो आपके नौ स्टॉक और एनाबीना होते हैं, जब ये पानी में पाए जाते हैं, पहली बात तो ये साइनोबैक्टीरिया पानी में भी पाए जाते हैं, आपके लवड़ी लवड़ी स्थानों पर, वायु सभी जगह जल में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पानी में जब इनकी अधिकता बहुत ज्यादा होती है तो ये सीओ वहां पर पानी को सड़ा देते हैं, पानी को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। तो वो पानी जो होता है वो जहर में परिवर्तित हो जाता है, टॉक्सिन यानी कि वो टॉक्सिन यानी जहर, जहरीला पानी हो जाता है, और वो जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है, मछलियों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है। तो जो मच्छर जो होते हैं उनकी लार्वा की पानी में वृद्धि नहीं करने देती, तो वो आपके कौन है, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, या ऑल। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लें, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या करता है, मच्छरों के लार्वा को पानी में वृद्धि करने नहीं देता है। मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको पानी में वृद्धि नहीं करने देता है, वो आपका कौन सा जीव है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम शॉर्ट में बीजीए भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं पानी में, तो इनकी सड़न से पानी जहरीला हो जाता है और बहुत ही हानिकारक होता है जंतुओं के लिए और मनुष्य के लिए भी, ठीक है। तो वो आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसके उदाहरण क्या है, तो वो आपके नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन कहलाते हैं। जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन कहलाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो आपकी जीवाणु, जैसे इस प्रकार का जीवाणु है तो इसकी जो झिल्ली होती है वो कुछ अंतर्वलन हो जाती है, यानी कि अंतर्वलन हो जाती है और एक वलय बना लेती है अंदर की तरफ से। तो उसे क्या कहते हैं, उस संरचना को क्या कहा जाता है, एपिसोम कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है, कि पिलाई कहा जाता है, या मीसोसोम्स कहा जाता है। तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन को क्या कहते हैं, तो वो आपका मीसोसोम्स कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। क्योंकि जीवाणु में पहले से पता आपको कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर जो कार्य करता है श्वसन का, वो आपका मीसोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन क्या कहलाते, तो वो आपके मीसोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोसिस्ट एक संरचना है जो कि संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका बीएचयू बीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हेटेरोसिस्ट एक संरचना है जो कि संबंधित है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। जनन में सहायक है, श्वसन से, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, या प्रचलन से। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें, हेटेरोसिस्ट जो एक प्रकार की कोशिका होती है, पहली बात तो ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है।
साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका यानी कि सेल होती है, जिसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में ये कोशिका बहुत ज्यादा सहायक होती है। और ये कोशिका पाई कहाँ जाती है, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर ले, ये कोशिका साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। उनके आपका एक जीव आता है जो कि नो स्टॉक एनामीना जिसे कहते हैं, नो स्टॉक जो आपका है उसी में ये कोशिका आपकी पाई जाती है। कौन सी कोशिका, हेटेरोसिस्ट, जिसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइकोडीसियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडीसियम इरिथ्रियम जो लाल सागर की लाल रंग प्रदान करता है वह एक है, वह एक क्या है, वीजीए है, लाल शैवाल है, डाइटम है या लाल मूंगा है। तो देखो एक लाल सागर में लाल रंग को प्रदान करने वाला आपका जो जो जीव है वो कौन है, तो वो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है। जो बीज ये है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो आपका लाल सागर में लाल रंग को उत्पन्न करता है, जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडीसियम इरिथ्रियम। जो लाल सागर की लाल रंग को प्रदान करता है वो आपका एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समुद्र का लाल रंग किसके कारण होता है, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, आपको बताना होगा। तो आप बता सकते हो कि वो साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है ट्राइकोडीसियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडीसियम इरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोकैरियोटिक में जनन की सबसे सामान्य विधि क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जनन की सबसे सामान्य विधि क्या है। जो सबसे सामान्य विधि जो आपकी है वो आपकी द्विविखंडन होता है। द्विखंडन जिसे कहते हैं, वो बाइनरी फिजन जिसे कहते हैं, तो ये सबसे सामान्य विधि, लगभग सभी में ये जनन होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है तो उनमें ये सामान्य तरीके से द्विविखंडन पाया ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक में जनन की सबसे सामान्य विधि क्या होती है, तो द्विखंडन या विखंडन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु है। गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु है। देखो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है उसका काम होता है गोबर गैस में गोबर गैस को बनाना। एक बैक्टीरिया आपका कौन सा है, मीथेनोजन, जो एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है, जिनका काम क्या होता है, गोबर गैस बनाना। तो गोबर गैस संयंत्र यानी बायोगैस जो होती है उसके संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु कौन सा है, तो वो आपका मीथेनोजेन होता है। कौन सा होता है, मेथेनोजेन नाम का एक बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, जिसका काम क्या होता है, गोबर गैस को बनाना। ऑप्शन नंबर ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गोबर गैस को हम बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायोगैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु का नाम बताइए, तब आप क्या बताओगे, मेथेनोजन ही बताओगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में जो मुख्य अंतर है वह किसकी संरचना में भिन्नता के कारण है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम निगेटिव जीवाणु जो होते हैं उनकी संरचना में जो भिन्नता है वो किसके कारण है, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या कसाविका के कारण। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर ले इस क्वेश्चन को। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की जो कोशिका भित्ति होती है उनमें अंतर पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति होती है वो सिंगल होती है, एक स्तरीय होती है, सिंगल होती है, जबकि जो ग्राम निगेटिव की जो कोशिका भित्ति होती है वो डबल होती है। कैसी होती है, ये डबल होती है, दो स्तरीय होती है ग्राम निगेटिव वाली। और ग्राम पॉजिटिव की जो कोशिका भित्ति होती है वो सिंगल होती है, एक स्तर होता है उसमें। तो इसी अंतर के कारण हम पहचान लेते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात की जाए तो वो लगभग समान होती है, कोशिका द्रव्य भी उनमें समान पाया जाता है, और कसाविका जो फ्लैजिला होता है वो भी समान ही होता है। लेकिन कोशिका भित्ति में इनमें अंतर पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति ग्राम पॉजिटिव की एक स्तरीय होती है, सिंगल होती है, जबकि ग्राम निगेटिव की दो स्तरीय होती है, डबल झिल्ली उस पर चढ़ी होती है। ठीक है, डबल कोशिका भित्ति उस पर पाई जाती है, तो उसकी मोटी होगी, उसकी थोड़ा पतली होगी। ओके,
तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मदिरा के खट्टी होने का कारण क्या है। मदिरा यानी कि शराब, शराब यानी कि एल्कोहल, एल्कोहल जो आपका होता है उसकी खट्टे होने का क्या कारण है। गर्मी की वजह से, वायवीय जीवाणु की वजह से, अवायवीय जीवाणु की वजह से, या प्रकाश के सामने रखने की वजह से। तो आप लोग याद कर ले, मदिरा की खट्टे होने का जो कारण है वो आपका वायवीय जीवाणु के कारण, वायु में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मदिरा आपकी कैसी हो जाती है, शराब जो होती है वो खट्टी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वायवीय जीवाणु के कारण। कौन से? वायवीय जीवाणु के कारण मदिरा कैसी हो जाती है, खट्टी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु किसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी, जो रसायन, देखो जीवाणु जो होते हैं उनको हमने आपको बताया था ये दो प्रकार के होते हैं, दो स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी को फिर हमने दो भागों में बांटा था, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो रसायन की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो किसकी सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं, रसायन यानी केमिकल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो ये किसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, CO2, H2S, N2 या फॉस्फोरस। तो देखो H2S के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम आपको देखो रिएक्शन कर भी के दिखाते हैं। जैसे H2S है, H2S और प्लस आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीकरण के द्वारा बात हो रही है, ऑक्सीकरण का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ेगा। और जब ऐसी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये हमारा सल्फर अलग हो जाता है, सल्फर यानी कि एस अलग हो जाता है, और H2O, हम यहाँ पर देखो बैलेंस नहीं कर रहे इसे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कि एनर्जी कितनी ने। और इसके साथ साथ सल्फर आपका अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है, और आपकी ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है? ऊर्जा, एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा बाहर प्राप्त होती है। तो कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु किसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो इसको क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसके द्वारा? H2S के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन चर्म लवणीय दशाओं में पाया जाता है। ये आपका नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन चर्म लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है। यू बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया या आद बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर्म लवणी का मतलब क्या है। तो चर्म लवणी का मतलब है ऐसे जीव जो बहुत ज्यादा लवणीय स्थानों पर पाए जाते हैं, उच्च लवणीय स्थान, उच्च लवणीय स्थान, उच्च जहाँ बहुत ज्यादा लवण हो, बहुत ज्यादा नमक हो, और जहाँ पर बहुत ज्यादा ताप हो, चर्म लवणी या बहुत ज्यादा ताप हो, तो ऐसी जगह पर जो जीवाणु पाए जाते हैं उनको कहा जाता है आद बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया या आद बैक्टीरिया, और आद बैक्टीरिया जो आपके वो सबसे पहले मोनेरा जगत के सदस्य भी माने जाते हैं। प्रथम मोनेरा जगत के सदस्य पूछे जाए तो वो आपके आर्के बैक्टीरिया हैं, जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए हुए थे। यदि मोनेरा से बात की जाए तब बात कर रहे हैं, जब आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन। तो देखो आप लोग याद कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन चर्म लवणी यानी बहुत ज्यादा लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, तो वो आपके आर्की बैक्टीरिया या आद बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये किससे संबंधित है? जगत मोनेरा से संबंधित है। किससे? जगत मोनेरा के सदस्य भी आपको पहले से भी पता है। आद बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा लवणीय स्थानों और बहुत ज्यादा उच्च ताप पर भी पाए जाते हैं। यदि तापमान 100 डिग्री भी हो जाता है, 100 डिग्री तापमान भी है, तो उस जगह पर भी ये जीवित रह सकते हैं। 100 डिग्री तापमान यदि कहीं पर है उस जगह पर भी ये जीवित रह सकते हैं, और बहुत ज्यादा लवणीय स्थानों पर भी ये जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जीवाणु रूपांतरण किस में पहली बार देखा गया था? जीवाणु रूपांतरण किस में पहली बार देखा गया था? तो सबसे पहले बात करते हैं किसने देखा था जीवाणु रूपांतरण। तो ये रूपांतरण आपका ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था। सबसे पहले ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले रूपांतरण देखा गया था, जीवाणु में ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था। अब किस में देखा था इन्होंने?
तो वो आपका डिप्लोकोकस निमोनी में जीवाणु में देखा था। डिप्लोकोकस निमोनी नाम का जीवाणु होता है जो निमोनिया को उत्पन्न करता है, उसमें रूपांतरण की क्रिया सबसे पहले देखी गई थी। और किसने देखी थी? वो आपके वैज्ञानिक का नाम है ग्रिफिथ। क्या नाम है? ग्रिफिथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपांतरण की खोज किसने की थी, तो रूपांतरण की जो खोज की थी वो ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिप्लोकोकस निमोनिया में देखा गया था। जीवाणु रूपांतरण किसमें देखा गया था? तो डिप्लोकोकस निमोनिया में देखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने जंतुओं को निम्न में से विभाजित किया था। अरस्तु ने जंतुओं को निम्न में से विभाजित किया। प्रोटोजोआ व मेटाजोआ में, कशेरुक व अकेशेरुक में, कॉर्डेटा व नॉन कॉर्डेटा, या इनेमा या एनेमा में। तो देखो हमने आपको बताया था जब हमने जीव जगत का वर्गीकरण जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन हमने आपको ये पॉइंट बताया था कि अरस्तु ने जंतुओं को जो विभाजित किया था वो एनेमा व एनेमा में विभाजित किया था। एनेमा व एनेमा। एनेमा क्या होता है? तो एनेमा का मतलब होता है जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता उनको एनेमा कहते हैं, और जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है उनको इनेमा कहा जाता है। तो अरस्तु ने जंतुओं को दो भागों में बांटा था, इनेमा और एनेमा में। जबकि पादपों को कितने भागों में बांटा था? तो पादपों को इन्होंने तीन भागों में बांटा था, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, और दूसरा जो आपका है वो क्या है? झाड़ी, और तीसरा आपका जो है वो वृक्ष। ये तीन भागों में पादपों को बांटा था। पूछा जाता है कि अरस्तु ने पादपों को कितने भागों में विभाजित किया? तो तीन भागों में विभाजित किया था, शाक, झाड़ी और वृक्ष। जबकि जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया था, इनेमा और एनेमा। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर ले, और हमने आपको ये पॉइंट बताया भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवाणुओं की कशाविकाएं बनी होती है। जीवाणुओं में जो फ्लैजिला पाया जाता है, जो फिलाई पाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो वो आपके किसके बने होते हैं? लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, या एमाइड के? तो वो आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते? प्रोटीन के बने हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जीवाणुओं की कशाविकाएं किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के? प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, विषम पोषी तथा स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जीवाणु तो प्रकाश संश्लेषी भी होते, रसायन संश्लेषी भी होते, लेकिन आपको इनमें से एक भी टिक नहीं करना। क्यों? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वो विषम पोषी तथा स्वपोषी दिया हुआ है। तो आपको यहीं पर टिक करना है, विषम पोषी तथा स्वपोषी होते। और स्वपोषी को फिर दो भागों में बांटा गया था, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। स्वपोषी को ही दो भागों में बांटा था, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। जबकि विषम पोषी को फिर दो भागों में बांटा था, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी और मृतोपजीवी, इनको भी हमने दो भागों में बांटा था। तो आपको जब ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है विषम पोषी तथा स्वपोषी, तो यही आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। पोषण के आधार पर जीवाणु को दो भागों में बांटा गया है, विषम पोषी और स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन होता है। साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन किसके द्वारा होता है? वर्दी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन होता है, या ए और बी दोनों? तो याद कर लें अच्छी तरीके से, साइनोबैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है वो वर्दी जनन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। वर्दी जनन को हम कायक जनन भी कहते हैं। तो ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ए और बी ये दोनों ही राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों ही सही है। वर्दी जनन भी पाया जाता है इनमें, और अलैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, प्लाज्मिड क्या है? इन क्वेश्चन का आंसर आप, इस क्वेश्चन का आंसर और आगे क्वेश्चन और लेकर आए हम, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हुए।
प्लाज्मिड क्या है? एक प्रकार का विषाणु है, नए प्रकार के सूक्ष्म जीव है, जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, या जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ है? ये क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और बताना होगा, जीवाणुओं का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? वायु, सॉइल, जल या दूध? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर किसका आता है हमारे पास, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो हमने आपको 25 की वजह 26 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए और आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यदि आप लोग नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज हमने आपको किंगडम मोनेरा पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो प्रोटेस्टा से होगी। प्रोटेस्टा को पहले कंप्लीट कराएंगे थ्योरी टाइप। देखो आप लोग थ्योरी जरूर देखिएगा, थ्योरी की वीडियो यदि हम डालते हैं तो उसे जरूर देखा करो। जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी अच्छी तरीके से तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, जिससे आपका वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोटेस्टा पर आएगा और प्रोटेस्टा के संबंध में जो भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो हम आपको सभी कराएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा सभी लोग बताया करो, जिससे भी हमें भी पता चले कि हम कैसा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर लीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी एकदम अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।